आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर 72 एंटी डिफेक्शन लॉ देखेंगे। रट गया होगा आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, इतनी बार हम इसकी बात कर चुके हैं। तो एक और चैप्टर इस पे आधारित है, तो चलिए फटाक से देखते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। तुरंत ही लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाती है, तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। देखिए, पहली बात तो एक तड़कती भड़कती खबर, शायद आपको पता ही हो, अब तो पता ही चल गई होगी कि यूपीएससी का जो एग्जाम है कब होगा भैया? अक्टूबर में। जी हाँ, 4 अक्टूबर को होगा और मेंस होगा जनवरी में। तो अब कमर कस लो। जिनकी पॉलिटी नहीं तैयार है, लेक्चर देख लो। पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत पूरा कवर्ड ही है, ठीक है। 1 महीने में आराम से कवर हो जाएगी, है ना। 2 महीने में तो हमने फिनिश ही कर दिया इसको, 2 ढाई महीने लगे हैं। और 1 महीने में अगर आप बहुत ही इसको रिगोरसली करना चाहते हैं, जो लोग अभी जुड़े हैं, अब जो शुरू से देख रहे हैं उनकी तो एम लक्ष्मीकांत कवर ही हो गई होगी, लेकिन जो लोग अभी जुड़ रहे हैं तो वो शुरू से देखिए, 1 महीना लगेगा। तो सबसे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं। अब इसकी हम कई बार बात कर चुके हैं, आपको पता ही है। अमेंडमेंट्स देख लेते हैं। 2 अमेंडमेंट याद रखिए, एक 52nd और एक 91st, ठीक है। 52nd राजीव गांधी के समय में आया 1985 में, ठीक है। और 91st 2003 में आया। 10th शेड्यूल में कुछ प्रोविजंस को ऐड किया गया, ठीक है। 10th शेड्यूल बेसिकली ऐड किया गया यहाँ पे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक नया शेड्यूल ऐड किया गया। अब इसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है, ठीक है। डिफेक्शन मतलब डिफेक्ट, है ना। तो डिफेक्ट को चेक करने के लिए, पॉलिटिक्स में डिफेक्ट को चेक करने के लिए, कौन डिफेक्ट? डिफेक्टिव मेंबर्स। डिफेक्टिव मेंबर्स का मतलब क्या है कि मान लो आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाई और आप प्रधानमंत्री हो गए, मान लो, ठीक है। अब किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे वोटिंग होनी है ना। तो आपने अपने सारे मेंबर्स को बोला कि वोट करना, लेकिन एक मेंबर ने क्रॉस वोटिंग कर दी, ठीक है। या एक मेंबर आपकी पार्टी छोड़ के चला गया, समझ गए, तो वो डिफेक्टिव मेंबर हो गया। ऐसा कई बार होता है, ठीक है। अब इसमें करप्शन इन्वॉल्व है, कैसे, अभी हम देखेंगे। फिलहाल 2 अमेंडमेंट याद रखिए, 1985 में 52nd और 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 10th शेड्यूल याद रखिए, ठीक है ना। 10th शेड्यूल, एक शेड्यूल ऐड किया गया जो एंटी डिफेक्शन लॉ से, मतलब जो डिफेक्टिव मेंबर से डील करता है, ठीक है, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। तो 10th शेड्यूल आपको याद रखना है, 52nd अमेंडमेंट और 91st अमेंडमेंट, ठीक है। अब इसको मैं कई बार बता ही चुका हूं, ये आपका रिविजन ही है। अब देखिए इसमें प्रोविजंस क्या है। सबसे पहले तो डिस्क्वालिफिकेशन। अभी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कोई मेंबर है, ठीक है। अब उसकी पॉलिटिकल पार्टी है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है। उसकी पॉलिटिकल पार्टी जीत गई, वो विधानसभा या लोकसभा जिसका भी उसने चुनाव लड़ा हो, जीत के आ गया, लेकिन उसने अपनी पार्टी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि दूसरी वाली पार्टी बोल रही है इनके मेंबर्स को तोड़ के अपने में ले आओ तो इनकी सरकार गिर जाएगी। होता है ना कई बार कि भैया मान लो ये ए पार्टी है, ठीक है, और ये बी पार्टी है, इनकी मेजोरिटी है। तो बी पार्टी इसको कैसे तोड़ सकती है? सिंपल सी बात है, इनके मेंबर्स को तोड़ दे, वो इनके मेंबर्स को खरीद ले। इनके मेंबर्स अगर, मतलब ए पार्टी के मेंबर्स अगर अपनी पार्टी छोड़ के बी पार्टी में चले गए, खेल खत्म। ए पार्टी की सरकार गिर जाएगी, बी पार्टी की सरकार आ जाएगी। यही होता आया है। तो इसी को चेक करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया 1985 में, कि अब ऐसे ही कोई मेंबर जो है वो नहीं छोड़ सकता। 1985 से पहले बहुत होता था, ठीक है, स्टेट में तो बहुत होता था। कौन मेंबर किस पार्टी में जा रहा, खूब पैसा दिया जाता था, करोड़ों करोड़ों रुपए। आज भी होता है, आज भी होता है, लेकिन आज बहुत कम हो गया है, क्योंकि मेंबर्स की मतलब मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, समझ रहे हैं। तो 1985 में इसके प्रोविजंस क्या थे कि अगर जानबूझ के कोई मेंबर अपनी पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ता है, ठीक है, अब जाहिर सी बात है उसको मेंबर ऑफ द हाउस होना जरूरी है, ये आप समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए वो इलेक्शन ही जीत के नहीं आया तो क्या फायदा, तब चाहे जहां जाओ, किसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप हाउस के मेंबर हैं, अगर आप विधानसभा या लोकसभा के मेंबर हैं, तब फर्क पड़ेगा ना। तब अगर आपने अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ी, यानी कि आपने अपनी पार्टी को कमजोर किया, तब फर्क पड़ेगा। तो अगर आप हाउस के मेंबर है और आपने अपनी मेंबरशिप को गिव अप कर दिया और दूसरी पार्टी में चले गए, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आपको। आप समझ रहे हैं, डिस्क्वालीफाई, हाउस से डिस्क्वालीफाई, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए वोटिंग बुलाई जा रही है, मतलब वोटिंग होनी है, ठीक है, किसी कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उसमें वोटिंग होनी है। अब पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी, मान लीजिए ए पॉलिटिकल पार्टी है, इसकी मेजोरिटी है, इसके मेंबर्स आए, वोटिंग करनी है। अब ए पॉलिटिकल पार्टी ने बोला अपने सारे मेंबर्स को कि भैया देखो, वोटिंग जो है वो सब साथ में करना, कोऑर्डिनेटेड वोटिंग होनी चाहिए, हर किसी को यही वोट डालने हैं, ठीक है। तो उसने एक डायरेक्शन दिए, लेकिन उनके मेंबर्स ने क्या किया,
दूसरी तरफ के वोट डाल दिए, मतलब फॉर में वोट नहीं डाले, अगेंस्ट में वोट डाल दिए, अपनी पार्टी के खिलाफ चले गए, खत्म। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ जा रहे हो वोटिंग में, तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 15 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है। यह तो बात हुई जो मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, जो कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में चुन के आते हैं। जो निर्दलीय हैं, जो इंडिपेंडेंट मेंबर है, उनका क्या? चुनाव लड़ा इंडिपेंडेंट मेंबर ने, निर्दलीय ने चुन के आ गया, वो हाउस का मेंबर हो गया। हाउस का मेंबर जैसे ही बना, वैसे ही उसने पार्टी ज्वाइन कर ली, तुरंत कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब जा सकता है मतलब जरूरी नहीं है कि उसको डिस्क्वालीफाई ही कर दिया जाए, ठीक है। वो स्पीकर डिसाइड करेगा, जो हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर की क्या कहानी है? नॉमिनेटेड मेंबर को यहां पे रियायत दी गई है। नॉमिनेटेड मेंबर जैसे एस जयशंकर, अब एस जयशंकर का आप यहां पे उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि वो बीजेपी नहीं, एस जयशंकर का उदाहरण नहीं होगा, आई एम सॉरी, उनका उदाहरण हम नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बीजेपी के मेंबर हैं, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर की बात करें, आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कि नॉमिनेटेड मेंबर है हाउस का, है ना, और अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है 6 मंथ के बाद, 6 महीने के बाद, तब उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। समझ रहे हैं? यानी कि अगर 6 महीने से पहले पहले वो हाउस में आया है, 6 महीने से पहले पहले उसने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं। 6 महीने के बाद तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए पार्टी जो है, ए पार्टी बी पार्टी दोनों में मिल गई, तो जाहिर सी बात है भाई, ये मर्जर हो गया, तो मेंबर्स भी एक दूसरे की पार्टी के मिल गए, ठीक है। तब कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि ये सहमति से हुआ है, दोनों पार्टी सहमत हुई हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। और मर्जर तभी होगा जब 2/3, 60% लगभग लगभग, जब 2/3 ऑफ द मेंबर एग्री होंगे कि हां पार्टी का मर्जर हो जाए, ठीक है ना। दूसरा होता है स्पीकर। अगर मान लो कि एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर होता है, लोकसभा का एग्जांपल लेते हैं, राज्यसभा में वो चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, एनीवे खैर उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। मान लीजिए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसने अपनी सदस्यता पार्टी की, मतलब जो जिस पार्टी का वो सदस्य है, उसने छोड़ दी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गया हाउस का। लेकिन बाद में अपनी पोस्ट से हटके दोबारा उसने अपनी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो भी उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे लोकसभा का स्पीकर है, जब तक स्पीकर है ठीक है, अब स्पीकर बाद में नहीं रहा, दोबारा अपनी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। आपको पता ही ना, स्पीकर पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, चार पार्ट में वो लेक्चर किया है मैंने, याद है ना, कि स्पीकर भैया एक बार इलेक्शन हो गए तो स्पीकर पार्टी से ही चुना जाता है, पार्टी डिसाइड करती है, हाउस में डिसाइड होता है कि स्पीकर कौन होगा लोकसभा का। राज्यसभा का तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो चेयरमैन होता है, ठीक है ना। उसके बाद डिसाइडिंग अथॉरिटी किसकी है? ठीक है, सब कुछ प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे लोकसभा में स्पीकर, विधानसभा में भी स्पीकर, और राज्यसभा में उसका चेयरमैन। समझ रहे हैं? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो डिसाइड करेगा कि मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं। रूल्स 10th शेड्यूल में प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। यहां पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस है वो रूल्स भी बनाएगा, समझ रहे हैं, और 1 महीने के अंदर अंदर वो हाउस में रखेगा, विधानसभा या फिर लोकसभा में, मतलब पार्लियामेंट में रखेगा। समझ गया? और अगर मान लीजिए कि किसी को डिस्क्वालीफाई, मतलब ये कंप्लेन है, कंप्लेन करनी पड़ती है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे काम करता है? यहां पे जो डिफेक्टिव मेंबर है उसके खिलाफ कंप्लेन डालनी पड़ती है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाएगी। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऐसा नहीं है कि फटाक से साइन करके उसको डिसमिस कर देगा, डिस्क्वालीफाई कर देगा। उस मेंबर के पास भी पूरा मौका है अपने आप को बचाने के लिए। समझ रहे हैं? तो अल्टीमेटली सब कुछ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है। अब रूल मेकिंग पावर क्या है? रूल मेकिंग पावर यह है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, अगेन वो ही रूल बनाएगा, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज की बात कर लेते हैं। अच्छी बात है क्योंकि इसमें करप्शन कम होता है। भाई पहले खरीद फरोख्त होती थी, मैंने बताया ना, ए पार्टी के मेंबर को खरीद लिया, हो गया काम तमाम। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इससे करप्शन कम होगा। दूसरी चीज, पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध कोई नहीं जाता है, तो एक तरीके की डेमोक्रेसी हमको देखने को मिलती है। समझ रहे हैं? यह भी अच्छी बात है। फिर जब मर्जर ऑफ द पार्टीज होता है, यह फैसिलिटेशन है, ठीक है। यह भी एक अच्छी बात है कि जब दो पार्टी मिलती है तब हम मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, यह भी एक तरीके की डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो यह चीज है, ये कुछ एडवांटेजेस हैं। बेसिकली यहां पे नैतिकता की भी बात है ना, कि अगर आप नैतिक नहीं रहोगे, जिस चीज के लिए आप चुन के आए हो, अगर आप उस पर खरे नहीं उतरे तो आपको हटा देंगे, यह भी बात है।
क्रिटिसिज्म क्या है? देखो भैया, ऐसा है कि कभी कभी जो मेंबर्स हैं वो अपनी पार्टी से खुश नहीं होते हैं, तो इसलिए भी इस्तीफा दे देते हैं। डिसेंट मतलब क्या होता है? असहमत होना। तो राइट टू डिसेंट जो है वो इंसान की कॉन्साइंस पे निर्भर करता है, अंतरात्मा पे निर्भर करता है। अब मान लीजिए कोई पार्टी के आप मेंबर हैं, आपको पार्टी का काम समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए आपके पार्टी के मेंबर्स उल जलूल बयान दे रहे हैं, जो लीडर है वो सही नहीं है, गलत है, कम्युनल है हद से ज्यादा, तो आपने जानबूझ के इस्तीफा दे दिया, नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो ये इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। ऐसे मेंबर्स को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ये भी डिफेक्टिव मेंबर्स का मामला आता है। इसीलिए बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो जानबूझ के चुप रहते हैं, उनको पता है कि अगर मैं पार्टी छोड़ूंगा तो हो सकता है मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो डिसेंट और डिफेक्शन में फर्क नहीं है, समझ रहे हैं? दोनों के, डिसेंट को भी, राइट टू डिसेंट को भी यहां पे एज ए डिफेक्शन ट्रीट किया जाता है, समझ गए? उसके बाद दोस्तों, कोई जो मेंबर है आउटसाइड द लेजिस्लेचर, उसकी उल जलूल हरकतें होती हैं, उसका यहां पे कोई वर्णन नहीं है, ठीक है? आउटसाइड द लेजिस्लेचर कोई बहुत उल्टी सीधी हरकत करता है, यहां पे उसका कोई वर्णन नहीं है। डिफेक्शन के रूल्स मैंने बताया था ना, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हैं। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के बाहर क्या होगा, उससे हाउस को कोई भी लेना देना नहीं। तो ये भी इसका क्रिटिसिज्म है। उसके बाद फिर यहां पे अभी मैंने आपको बताया कि जो निर्दलीय हैं भैया, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली तो उनको निकाल देंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे। लेकिन जो नॉमिनेटेड हैं उनको 6 महीने का वक्त दिया जाता है। 6 महीने तक आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हो, तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? ये तो भेदभाव हो गया ना भाई। इंडिपेंडेंट मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर, बल्कि इंडिपेंडेंट मेंबर तो ज्यादा मेहनत करता है, नॉमिनेटेड तो उसको तो नॉमिनेट किया जाता है, वो तो इलेक्शन लड़ता भी नहीं। तो इंडिपेंडेंट मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है बिल्कुल इलॉजिकल है, समझ में नहीं आता है ना? कि इंडिपेंडेंट मेंबर ने, निर्दलीय ने पार्टी ज्वाइन की, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वही नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के अंदर अंदर, बाकायदा प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर अंदर कर सकते हो आप, समझ रहे हैं? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पांचवा क्रिटिसिज्म का, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है ये डिसाइड करने वाला। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो रूलिंग पार्टी का होता है। अगर वो रूलिंग पार्टी का है तो जाहिर सी बात है, ज्यादातर वो रूलिंग पार्टी ही उसको चुनती है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है वो अपनी पार्टी के हक में ही फैसला सुनाएगा, है ना? तो एक तो ये हो गया, वो इम्पार्शियल, मतलब पार्शियलिटी हो सकती है, ठीक है? दूसरी चीज, अब जिसको स्पीकर बनाया जा रहा है, हो सकता है उसके पास लीगल नॉलेज नहीं हो, उसको संवैधानिक समझ नहीं हो। भाई कोई भी स्पीकर बन सकता है, कोई उसके लिए बाकायदा क्राइटेरिया थोड़ी ना है। तब आप क्या करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समझ गए? फिर 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसमें कुछ चेंजेस किए गए, वो हम देख लेते हैं। इसके हिसाब से लिमिट किया गया, ठीक है? मिनिस्टर्स, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लिमिट किया गया। लोकसभा की बात करें तो 15% तक, बस जितनी सीट है उसके 15% तक ही स्ट्रेंथ होगी, है ना? ये मैं आपको बता चुका हूं, आर्टिकल 75 में लिखा है, ठीक है? और अगर विधानसभा की बात करें तो 15% तक होगी। 12 से ज्यादा, चीफ मिनिस्टर का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना, 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये भी मैंने आपको ये सब बता चुका हूं मैं, समझ रहे हैं? अगर किसी भी मेंबर को, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा, अगर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो अगर वो मिनिस्टर है, ठीक है, मान लीजिए कि मेंबर ऑफ द हाउस है, जो मिनिस्टर होते हैं वो भी मेंबर ऑफ द हाउस होते हैं, ठीक है? तो अगर मान लीजिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो मेंबरशिप तो जाएगी ही जाएगी, मिनिस्टर का पद भी, मंत्री पद भी जाएगा। ये विधानसभा में भी है, विधानसभा में आर्टिकल 164 और आर्टिकल 75 लोकसभा में, समझ रहे हैं? तो ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। आई होप ये सारी चीजें आपको याद होंगी, ठीक है? ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स बचे हैं, 3 लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगा, तो पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत खत्म। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री।